वर्णमाला के पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। जैसा कि आपने इससे पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि हिंदी व्यंजनों का जो वर्गीकरण था वह हिंदी व्यंजनों के जो प्रकार थे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण, उच्छिष्ट और संयुक्त व्यंजन, इस तरह से काफ़ी उसमें आपने पढ़ा होगा। तो आज हम बात करेंगे उच्चारण के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। यहाँ से प्रश्न आता है कि उच्चारण के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो अब देख रहे हैं कि हिंदी व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, पहला आपका हो जाता है कंठ, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य और चौथा दंत और पांचवा ओष्ठ और छठा वर्ष और सातवां दंतोष्ठ। तो इस प्रकार से हिंदी व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर 7 भागों में बट जाता है। इसमें पहला आपका जो है कंठ है। तो कंठ स्वर में आपका कंठ वर्ण में क, ख, ग, घ, ये आपका कंठ वर्ण में आता है, कंठ। इसके बाद तालव्य में च, छ, ज, झ और य, ये आपका तालव्य वर्ण है। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ और ड़। इसके बाद दंत वर्ण में त, थ, द, ध और ये त, थ, द, ध यहाँ तक। इसके बाद ओष्ठ में आपका प, फ, ब, भ, तो त, थ, द, ध, न और ओष्ठ में प, फ, ब, भ। और इसके बाद आपका आता है वर्ष व्यंजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहीं से प्रश्न आता है कि वर्ष व्यंजन कौन कौन हैं। तो ये आपका स, र, ल और ज, स, र, ल और ज। और दंतोष्ठ में 2 वर्ण आते हैं, व और फ। ये प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष व्यंजन कौन सा है। तो ये जानते रहिए कि स, र, ल और ज, इसको हम सरल जन कर लिख सकते हैं, सरल ज। तो स, र, ल और ज ये क्या है? वर्ष व्यंजन। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में ये पढ़ा कि र को वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन, या इसका ल को हमने पढ़ा था पार्श्विक व्यंजन। लेकिन वहाँ पे इसको हम पार्श्विक व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ल को हम वर्ष व्यंजन के नाम जानते हैं। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर जब अगर आपसे पूछा जा कि वर्ष व्यंजन कौन सा है तो याद रखेंगे स, र, ल और ज। और यह इंपॉर्टेंट इससे भी ज़्यादा कही है कि दंतोष्ठ वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो जैसा यहाँ देख पा रहे हैं कि दंत वर्ण, तो दंत वर्ण में तो त, थ, द, ध, न तक पहुँचता है, यह दंत वर्ण है। किंतु दंतोष्ठ में व और फ, ये 2 व्यंजन आपका क्या कहलाता है? दंतोष्ठ कहलाता है। तो इस प्रकार से उच्चारण के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण आपने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। अब हम बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण में श्वास की मात्रा। जैसा कि आपने इससे पहले पढ़ा उच्चारण के आधार पर। इसके बाद है श्वास की मात्रा के आधार पर। श्वास की मात्रा के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। श्वास की मात्रा के आधार पर। इससे पहले आपने देखा कि उच्चारण के आधार पर था, और ये जो है आपका श्वास की मात्रा के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया। इससे पहले एक आप थोड़ा सा समझ लें
इससे पहले भी आपने जब स्वर पढ़ा था तो स्वर में भी आपने श्वास की मात्रा के आधार पर एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर आपने पढ़ा था। एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे भी ठीक वही स्थिति, यहाँ पे भी श्वास की मात्रा के आधार पर हिंदी व्यंजनों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो यह दो भागों में टूटता है। सबसे पहले एक आपका अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। और यह जो है हर कंपटीशन में लगभग पूछा जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राणों की संख्या कितनी, महाप्राणों की संख्या कितनी, अल्प प्राण कौन कौन से व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं, कौन कौन सा व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं, अल्प प्राण की परिभाषा क्या होती है, महाप्राण की परिभाषा। तो परिभाषा तो नहीं देता है, लेकिन अल्प प्राण की परिभाषा होती है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु कम निकलती हो उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु अल्प प्राण की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। अर्थात किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवें का मतलब ये हुआ कि जब हम वर्गीय व्यंजन पढ़ रहे थे उस समय पढ़ रहे थे क वर्ग, और क वर्ग में आप यही पढ़ रहे थे कि क, ख, ग, घ और ये ञ। तो ये जो है पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे, तीसरे, ये चौथे और ये पांचवें स्थान पे। तो इसमें से आपका ये फार्मूला एक तरह से समझिए, इसे सेट कर लीजिए आप, यह सूत्र समझिए कि सूत्र इसका आप बना लीजिए कि किसी भी वर्गीय व्यंजन का ये पहला, तीसरा और पांचवा अर्थात 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। और 135 में पहला हम लिखेंगे क, इसके बाद लिखेंगे ग, इसके बाद ञ, फिर इसके बाद क वर्ग में हो गया। फिर हम च वर्ग में चलते हैं। च वर्ग में भी आपने पढ़ा कि च वर्ग में क्या क्या आता है, च आता है, च, छ, ज, झ और य। तो ये भी आपको हमने बताया था कि ये वर्गीय व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है 25 होती है। तो वहां से भी प्रश्न आता है। फिर इसे वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो ये जो है हमेशा आपसे तैयार रखना पड़ेगा और यहीं से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। तो अब जैसे क वर्ग में हो गया पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, इसी तरह से च वर्ग में आपका आएगा च, ज और य, ये आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। फिर आएगा च वर्ग के बाद आ जाता है ट वर्ग। ट वर्ग में भी आपने पढ़ा था कि ट, ठ, ड, ढ और कुछ बच्चे ये समझते हैं अगर हम इसे यहाँ ना शो करें, ना लिखें, अगर इसे डायरेक्ट लिखते हैं तो समझ में उनको कम आता है कि सर ये कहाँ से आ गया, बार बार कमेंट करते हैं, पूछते हैं। तो ये समझिएगा कि ये इसलिए हम इसे यहाँ शो कर रहे हैं कि यहाँ ट वर्ग का मतलब समझ रहे हैं कि ट, ठ, ड, ढ, ढ़ होता है। तो इसी में से ये तीसरा, पांचवा और वर्ड हम निकाल रहे हैं। तो पहला इसमें आ जाएगा आपका ट, इसके बाद ड और ढ़। तो ये जो वर्ग है वर्ण आपका क्या कहलाएगा, अंतस्थ। इसके बाद ट वर्ग के बाद त वर्ग। त वर्ग में आपका त, थ, द, ध और ये न, ये आपका त वर्ग है। तो यहाँ से फिर इसको हम लिख लेंगे त और इसके बाद द और इसके बाद न। इसके बाद प वर्ग का मतलब प, फ और ब, भ, प, फ, ब, भ और ये म। तो यहाँ से लिख लेंगे आपका प हो जाएगा, इसके बाद ब हो जाएगा और इसके बाद म हो जाएगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए, 5 3 15। अब प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब होगा कि य, र, ल और ये व।
तो इस प्रकार से यह एक प्रकार सा सूत्र आप बना लीजिए कि प्राण किसे कहते हैं। तो किसी भी वर्गीय व्यंजन के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है, य, र, ल, व। इस तरह से 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन, ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया अल्प प्राण के लिए। तो यहाँ से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं महाप्राण की, कि महाप्राण किसे कहते हैं। तो अल्प प्राण की अपेक्षा जिसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, प्राणवायु ज़्यादा निकलती है उच्चारण करने पर, उन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। और महाप्राण में आपने देखा कि किसी भी वर्गीय व्यंजन का ये पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण था। ठीक इसी तरह से यहाँ भी आप देख लेंगे, किसी भी वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन, क्या, ऊष्म व्यंजन, यह ऊष्म व्यंजन क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाएगा। तो देख लेंगे इसमें बचा क्या, आपने यहाँ क हो गया, ग हो गया और ङ, तो बचा क्या, एक बचा दूसरा, यानी ख बच गया और इसके बाद घ बच गया, इसके बाद छ बच गया और झ बच गया, और इसके बाद ठ बच गया और ढ बच गया, और इसके बाद थ बच गया और ध बच गया, और फ बच गया और भ बच गया। अर्थात ये दूसरा और चौथा किसी भी वर्गीय व्यंजन का प्लस ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत, अर्थात दूसरा प्लस चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन, तीनों स जो है, ये तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ये ह, ये क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाता है। तो इस प्रकार से श्वास की मात्रा के आधार पर जब भी आपसे चर्चा करें, प्रश्न पूछा जाए कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो श्वास और मात्रा के आधार पर हिंदी व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वह पहला एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। और इसको याद रखेंगे कि अल्प प्राण में किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन महाप्राण, अल्प प्राण कहलाता है। अब महाप्राण में दूसरा और चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन मतलब स, तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स और ये ह, क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। चलिए आगे हम इससे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए, तो आपने श्वास की मात्रा के आधार पर पढ़ा कि हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण, उसी से रिलेटिव यह भी है कि जो घोष या अघोष पढ़ते हैं उसमें आपने अल्प प्राण, महाप्राण पढ़ा, जो कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर और अंत प्रयत्न के आधार, अभ्यंतर के आधार पर। तो इसमें है आपका घोष और सघोष। घोष या सघोष दोनों टॉपिक एक ही है। अगर घोष कहेगा तब यही नाम लेंगे और सघोष कहेगा तब भी यही कहेंगे। इसमें क्या है, अघोष। तो अ माने नहीं, यहाँ देखिए अघोष और सघोष, स माने साथ में। यहाँ अघोष में क्या है, किसी भी वर्गीय व्यंजन का जो पहला और दूसरा वर्ण इसके साथ ऊष्म व्यंजन, इसमें अंतस्थ व्यंजन था अल्प प्राण में। इसमें याद करने का तरीका ये है कि इसमें ऊष्म व्यंजन ये स और ये स, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत, यानी इसमें ह छूट जाता है। इसमें ह को छोड़ करके ये आपका फार्मूला बन जाता है 12 प्लस ऊष्म व्यंजन प्लस ह को छोड़ करके। तो ये अघोष, अघोष में किस वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ और त और थ, प और फ। तो इस तरह से ये अघोष वर्णों की संख्या है, जो 5 दूना 10 और 10 3 13। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो अघोष वर्णों की संख्या याद रखेंगे कितनी है, 13। अघोष वर्णों की संख्या 13। ये देख लीजिए, ये आपका 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 और 10 और तीनों स, तालव्य स, दंत स और ह, ये तीनों मिला करके अर्थात कितने हो जाते हैं, 13। तो अघोष वर्णों की संख्या, जब भी आपसे प्रश्न किया जाए कि अघोष वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, तो 13। फिर यहाँ सघोष वर्ण, सघोष वर्ण में हम देख रहे हैं कि किसी भी वर्गीय व्यंजन का जो है, यहाँ वर्गीय व्यंजन है आपके सामने, प्रस्तुत भी हमने किया है। तो इसमें जो है ग यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा यानी 345। सूत्र क्या हो जाएगा, 345 प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन प्लस ह, ह को ले करके
इसमें क्या कहलाता है, ये घोष या सघोष कहलाता है। अर्थात 345 प्लस ये अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व और ये ह। तो इस तरह से ये आपका सूत्र एक तरह से समझिए कि घोष या सघोष किसी भी वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन और ह क्या कहलाता है, घोष या सघोष कहलाता है। तो ये इस टॉपिक यहाँ तक जहाँ तक हुए है कि ये आपका व्यंजन में वर्णमाला के अंतर्गत ये स्वर और व्यंजन यहाँ तक लगभग समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।